हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 9th के फिजिक्स चैप्टर 3 बल तथा गति के नियम पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये बल चैप्टर है ना, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए अब शुरू करते हैं। बल यानी कि फोर्स। फोर्स क्या होता है? तो बल वह खिंचाव व धक्का जो किसी वस्तु के पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है, उसे हम बल कहते हैं। तो बल का ऐसा ही मात्रा होता होगा। तो बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो बल का ऐसा ही मात्रा होता है न्यूटन। तो फिर आगे चलते हैं, बल के प्रकार भी होगा। तो बल कितने प्रकार के होते हैं? बल दो प्रकार के होते हैं। पहले का स्पर्श बल, दूसरे का दूरी प्रक्रिया बल। स्पर्श बल क्या है? होता है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आता हो तो उसके बीच के लगने वाले बल को स्पर्श बल कहते हैं। तो स्पर्श बल के अंतर्गत कई प्रकार के बल आते हैं, जैसे में अभिलंब बल, तनाव बल, घर्षण बल। और चलिए अब दूसरा दूरी प्रक्रिया बल पर चलते हैं। ऐसे बल जो दो वस्तुओं के बीच बिना स्पर्श के उत्पन्न होता है, यानी कि बिना छुए उत्पन्न हो जाता है, उसे दूरी प्रक्रिया बल कहते हैं। जैसे में चुंबकीय बल, स्थिर विद्युतीय बल, गुरुत्वीय बल। और फिर उसके बाद आता है संतुलित बल। आखिर में संतुलित बल क्या होता है? तो संतुलित बल वह बल है जो किसी वस्तु के दोनों ओर एक समान बल कार्य करता है। संतुलित बल वह बल है जो किसी ओर कम, न कम या ज़्यादा, दोनों ओर बराबर लगता है, उसे संतुलित बल कहते हैं। फिर आता है असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है? वह बल जो वस्तु के किसी एक ओर कम या ज़्यादा लगे, उसे असंतुलित बल कहते हैं। उसके बाद आता है न्यूटन के गति नियम। आखिर में न्यूटन के गति नियम तो सन 1667 ईस्वी में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गति के लिए 3 नियम दिए थे, जिसमें कौन से नियम है? पहला नियम न्यूटन के प्रथम गति नियम, दूसरा न्यूटन के द्वितीय गति नियम, तीसरा न्यूटन के तृतीय गति नियम। तो इस न्यूटन के तृतीय गति यानी कि न्यूटन के गति नियम को प्रिंस पिया नामक बुक में 1667 ईस्वी में वर्णित किया गया था। न्यूटन के गति नियम से आप क्या समझते हैं? तो न्यूटन के गति नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखनी चाहती है। जैसे कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहिए, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो न्यूटन के गति नियम से जरूरत की परिभाषा निकलती है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर प्रश्न गया, जड़त्व तो क्या होता है? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह परिविराम अवस्था से एक सरल रेखा में एक समान गति का अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह परिविराम अवस्था से एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। आखिर में जड़त्व का उदाहरण कौन दिया था? तो गैलीलियो गैलीली नामक वैज्ञानिक ने जड़त्व का उदाहरण दिया हुआ था। फिर यहाँ पर आता है जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गति के जड़त्व, दूसरा विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व होता क्या है? इस जड़त्व के कारण वस्तु विराम अवस्था में रहने की प्रवृत्ति होती है। गति के जड़त्व क्या होता है? इस जड़त्व के कारण वस्तु गति में रहने की प्रवृत्ति होती है। तो विराम के जड़त्व का उदाहरण बस या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। और दूसरा कंबल को तेजी से झटकने पर धूल के कण बाहर होना, छड़ी के प्रहार द्वारा धूल के कण ढरना, पेड़ की डाली को कस के हिलाने पर उसकी पत्ती या फल को नीचे गिरना, फैन के कांच की खिड़की होती उससे दागी गई गोली और पत्थर के टुकड़ा का प्रभाव दोनों, यानी कि दागी गई गोली सिर पे जाता है, शीशा के अति पर टिकवा प्रतिक्षेप करता है, कुछ अलगे टाइप के उसमें फूटता है, और पत्थर से फूटे उसके थोड़ा अगल बगल में अति हो जाता है। उसके बाद आता है गति के जड़त्व के उदाहरण। तो चलती गाड़ी को अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। देखते हैं हम, यानी कि जैसे हम सवारी करते हैं बस की या कोई भी गाड़ी हो, यानी कि गति में रहती है, एक ब्रेक लगता है, चाहे स्लो होता है
देखिए वाकई उसमें हम बैठे होते चाहे कोई भी और बैठे हुए थे आगे की ओर झुक जाते हैं। यानी कि पहला। दूसरा, चलती हुई बस से कूदने पर उसमें सावधानी की आवश्यकता होती है। फिर से, चलती हुई गाड़ी पर गेंद आप ऊपर फेंकेंगे ना तो उस पे फिर आपको हाथ में गेंद चल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम भी गति में रहते हैं और मेरा गेंद भी गति में रहता है, क्योंकि जब हम ऊपर की ओर गेंद को फेंकते हैं तो हमारा गेंद भी मेरा हाथ में आ जाता है, चाहे आपको हाथ में आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है। फिर है संवेग क्या होता है? तो संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। फिर आता है संवेग का एसआई मात्रा क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रा होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि P बराबर mv। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ये नोट में है, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। इसके बाद आता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आप क्या समझते हैं? तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर और वस्तु पर लगे बल के समानुपाती, और यह परिवर्तन उस बल की विपरीत दिशा में होता है। जैसे कि किसी वस्तु पर लगा उसमें बल के समानुपाती होता है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल की परिभाषा निकलती है, जैसे कि अभी हम बताए। न्यूटन के तृतीय गति नियम से आप क्या समझते हैं? तो न्यूटन के तृतीय गति नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है। जैसे कि हम लोग, यानी कि कोई भी आदमी जवान जैसे पुलिस उलिस को देखते हैं, चाहे हमारे जैसे मान लेते हैं बॉर्डर पर, यानी पुलिस यानी कि बंदूक जैसे चलाते हैं तो बंदूक एक बैग से गोली मारती है, एक बैग गोली निकलता है तो थोड़ा झटका लगता है, उसे हमको भी झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसी कारण ये प्रत्येक क्रिया के न्यूटन के तृतीय गति नियम से के अनुसार हमारा यह होता है। अब फिर नाव से हम जब नाव से आते हैं, नाव से उतरते हैं, क्या है कि हम उछलते हैं तो नाव पीछे की ओर धकेलता है, हमको आगे खींचता है, नाव पीछे की ओर धकेलता है। इसे और इसके बाद आता है संवेग संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित न हो तो उसके संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो जैसे वही उसमें जैसे में वही आ जाता है, बंदूक का प्रतिक्षोभ, नाव का नोदना, यही सब आ जाता है। और फिर संवेग संरक्षण की नियम यह कहता है कि पिंडों के टकराने से पहले और टकराने के बाद कुल संवेग संरक्षित रहता है।